क्लास 10th हमारा जो सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण वो समाप्त हो चुका है। अब उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको जो एनसीईआरटी के सभी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का द्वितीय चैप्टर, ये जो सेकंड चैप्टर है, इसके सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की जो अभ्यास है उसका जो पहला प्रश्न है वो है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो हमने बात जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला करते हैं क्षार, ठीक। और जो क्षार है उसका पीएच मान सदैव 7 से ऊपर होता है, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी इसका जो भी आंसर होगा वो संख्या 7 से ऊपर होगी। 1 हो नहीं सकता क्योंकि अम्ल का पीएच मान 1 होता है, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी अम्ल का होता है, 5 भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कितना होगा 10, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो आपको समझना है, पहले तो लिखा है एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है, ये हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है अंडे के पिसे हुए कवच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंडा है, अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। यानी ये अंडे का क्या है, कवच है। इस कवच से कोई पदार्थ X क्रिया कर रहा है, ठीक। और क्रिया करने के बाद एक गैस निकाल रहा है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। तो आप ध्यान देना, ये क्या है, धातु कार्बोनेट, ये है एक धातु कार्बोनेट। तो हमने जब अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े थे तो वहां पर हमने बात की थी कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, क्योंकि अंडे के कवच में जो है वो कार्बोनेट का बना होता है, धातु कार्बोनेट का। और धातु कार्बोनेट से कोई पदार्थ, हमें नहीं पता ये अम्ल है या क्या है, ये X पदार्थ इस धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अम्लों के रासायनिक गुण जब पढ़े तो हमने कहा कि कोई पदार्थ यदि धातु कार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा, आपका अम्ल होगा। अब NaCl लवण है, LiCl भी लवण है, KCl भी लवण है, अम्ल क्या है इसमें, केवल HCl। तो अभिक्रिया क्या होगी, CaCO3 प्लस HCl, ठीक है ना। ये क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, एक बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये संपूर्ण अभिक्रिया भी लिख दी, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर समीकरण के रूप में लिखना हो तो ये अंडे का कवच है जिससे HCl ने क्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ, ठीक। तो उस विलयन में क्या होगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। गॉट इट। 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अपच यानी जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी का उपयोग करने के लिए हम एंटासिड टेबलेट का यूज करते हैं, तो इसका आंसर एंटासिड हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि जीवाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं उसके लिए जो गोलियां प्रयोग की जाती है उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक। एंटीसेप्टिक, जब कहीं पर कट वगैरह जाता है तो वहां पर जो क्रीम वगैरह लगाई जाती है जीवाणुओं को मारने के लिए, वो एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक जो होती है, एनाल्जेसिक दवाइयां वो होती है जो दर्द को कम करती है, दर्दनाशक, जैसे हम प्रूफिन वगैरह खाते हैं ना, पेन किलर जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। क्योंकि अपच का उपचार कौन करती है, एंटासिड करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंटासिड। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। NaOH का 10 ml विलयन, ठीक, HCl के 8 ml विलयन से उदासीन होता है। यानी क्योंकि NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। तो NaOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए HCl का कितना ml चाहिए, 8। यदि NaOH का 20 ml लिया जाए तो इसे उदासीन करने के लिए कितने ml HCl की आवश्यकता होगी, इसका आंसर 16 है,
कैसा है बताता हूं, देखो क्वेश्चन को समझना। हम एक इक्वेशन बना रहे हैं NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा NaCl प्लस H2। अब ये समझना हमारे पास NaOH कितना है 10 ml, कितना HCl उदासीन कर रहा है इसे 8 ml कर रहा है ना। अब ये कह रहा है यदि NaOH का कितना ml ले लिया जाए 20 ml, तो HCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आप समझो कि हमने NaOH की मात्रा कितनी कर दी दुगनी, 10 से 20 आ गए, तो HCl की मात्रा भी कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी 8 से कितना हो जाएगा 16 ml। ठीक हो गया ना। अब इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, वैसे हम क्या कहेंगे 10 ml NaOH उदासीन होता है, 10 ml NaOH उदासीन होता है बराबर कितने ml HCl से 8 ml HCl से। तो हम अब निकालेंगे कि 20 ml NaOH उदासीन होगा बराबर कितना 8/10 इंटू 20, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16। तो आंसर कितना आ गया इसका 16 ml। तो ये जो फर्स्ट आपके 4 क्वेश्चन थे ये ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा फिर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको पहले शब्द समीकरण लिखनी है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। तो शब्द समीकरण लिख रहे हैं सबसे पहले, तो हम क्या लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, शब्दों के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल धन दानेदार जिंक, यानी सीधे जिंक लिख देते हैं। क्या बनेगा एलो लगाएंगे। अब बनेगा क्या, अब सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हम जिंक से क्रिया होती है तो बनता है जिंक सल्फेट, क्योंकि हम धातु की क्रिया अम्ल से करा रहे हैं तो एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लवण धन हाइड्रोजन गैस। ये शब्द समीकरण हो गई। अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4 प्लस जिंक क्या है Zn। जब इनकी क्रिया हुई तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया ना। और इसके आगे इनके प्रतीक भी लिख सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस जली विलयन है, ये ठोस है तो सॉलिड, ये लवण है तो ये भी एक्वस, और ये गैस है तो इसके आगे जी आप लिख सकते हो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी से अभिक्रिया करता है। तो पहले शब्द समीकरण लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धन किसकी क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं मैग्नीशियम पट्टी, तो हम यहां लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु से करा रहे हैं। क्या बनेगा देखो, अब अम्ल की धातु से क्रिया की जा रही है, फिर से लवण बनेगा यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और कौन सी गैस निकल रही है आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, क्रिया किससे करा रहे हैं मैग्नीशियम से अर्थात Mg से, और बनेगा क्या मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, और गैस कौन सी निकल रही है हाइड्रोजन। ये असंतुलित है, इसको हम संतुलित करेंगे और ये बैलेंस हो गई आपकी ट्वाइस HCl प्लस Mg, MgCl2 प्लस H2। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण से क्रिया करता है। तो हम क्या लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, शब्द समीकरण लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल धन एल्यूमिनियम चूर्ण या खाली एल्यूमिनियम धातु। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया एल्यूमिनियम से होती है, अब ये धातु है ये अम्ल है तो लवण बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये सूत्र बनाने कक्षा 9 में आपको बताए हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट धन हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम सल्फेट धन हाइड्रोजन
गैस। अब इसको हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में। अब रासायनिक समीकरण में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4। किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब इसको हमको बैलेंस करना है। देखो अब यहाँ कितने बैलेंस करने का तरीका आपको देखो फर्स्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं, फिर अधातु को संतुलित करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो धातु यहाँ एल्यूमिनियम कितनी है, 2, यहाँ भी 2 हो गई। अब यहाँ सल्फेट कितने हैं, 3, तो यहाँ भी 3 सल्फेट हो गए, और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2Al + 3H2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। अंतिम प्रश्न है देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेत से क्रिया करता है। अब फिर से शब्द समीकरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शब्द समीकरण क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धन लोहा, लोहे की रेत यानी लोहा से क्रिया करा रहे हैं, तो ये धातु है, ये अम्ल है, ठीक। तो अब जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब लोहा ना लिख के इसको हम आयरन लिख देते हैं, क्योंकि रसायन की भाषा में लोहे को क्या कहते हैं, आयरन। तो लवण क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, लवण बना आयरन क्लोराइड धन हाइड्रोजन गैस, धन हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको देखो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो HCl का सूत्र क्या, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, लोहे का सूत्र Fe, आयरन क्लोराइड होता है FeCl3, और हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या है, H2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। देखो कितने Cl है, 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन को भी 3 से। नहीं, ये बैलेंस नहीं हुआ, अभी रुकिए। आपके पास 3 आपके FeCl3 जो है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 HCl3H2। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको शब्द समीकरण लिखनी थी, फिर आपको संतुलित समीकरण लिखनी थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। अब ये ध्यान रखना कि जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल में, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो हम कहते हैं कि वर्षा की, इसका जो आंसर है, वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, घुल जाती है, और घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, इसलिए विद्युत का चालक होता है, इसलिए विद्युत का चालक होता है। जबकि वर्षा का जो आश्रित जल जो है, आश्रित जल हम कहते हैं शुद्ध जल को, यानी पानी को भाप बनाया, भाप को ठंडा करके फिर से जल में लाए, तो उसको आश्रित जल कहा जाता है। तो वर्षा का जो जल है, ये वर्षा का पानी है, जब वायुमंडल से नीचे आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और एक अम्ल बना देता है H2CO3। ये H2CO3 जो वर्षा का जल है, तो वर्षा के जल में कार्बोनिक अम्ल होता है, जो टूटकर H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस H पॉजिटिव आयन के कारण जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक होता है, जबकि आश्रित जल जो है वो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर यह है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न
नहीं करते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन नहीं करते हैं, इसलिए अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी अम्ल का जो अम्लीय व्यवहार है वो किसके कारण होता है, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने के कारण होता है। तो जब अगर पानी नहीं होगा तो अम्ल द्वारा H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होंगे, और जब H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 विलयन ABCDE, ये 5 विलयन है कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो उनके पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। तो हम सारे विलयनों का पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहले उदासीन विलयन, दूसरा क्या है, प्रबल क्षारीय, दूसरा विलयन है प्रबल क्षारीय, तीसरा विलयन है प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, उसके बाद दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, और अंतिम आपका दुर्बल क्षारीय। अब हम पता लगाते हैं। अब आपको पीएच मान दिए हैं, और सबसे पहले तो ये देखना कि जिसका पीएच मान 7 है वो आपका उदासीन होगा। अब 7 पीएच मान किसका है, आपका डी का, यानी विलयन डी कैसा है, आपका उदासीन है। अब प्रबल क्षारीय यानी उसका पीएच मान देखो 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। जितना ज्यादा 7 से ऊपर संख्या होगी वो उतना प्रबल क्षारीय होगा। प्रबल क्षारीय क्योंकि सबसे ज्यादा पीएच मान कितना है, 11, और 11 किसका पीएच मान है, सी का, तो जो विलयन सी है वो प्रबल क्षारीय होगा। अब प्रबल अम्लीय, अम्लीय क्या होता है, जिसका पीएच मान जितना कम होता है उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा होती है। सबसे कम पीएच मान 1 है तो सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा है, आपका विलयन बी। दुर्बल अम्लीय जिसका पीएच मान 1 से ज्यादा है यानी 4, यानी विलयन ए जो है वो दुर्बल अम्लीय है। और दुर्बल क्षारीय कौन सा है, जिसका पीएच मान 9 है, यानी विलयन ई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि परखनली ए तथा बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। किस परखनली में तेजी से बुदबुदाहट होगी व क्यों। अब आपके पास 2 परखनलियां हैं, मान के चल रहे हैं। एक दोनों परखनलियों में आपने मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला हुआ है, ये आपका मैग्नीशियम का टुकड़ा है, ठीक हो गया। आपने दोनों परखनलियों में मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला है। पहली परखनली में आप डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे में डाल रहे हैं एसिटिक अम्ल। तो पहली परखनली में अधिक बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हमको पता है जो HCl है वो एक प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ रहे हैं कि HCl एक, आप इसका आंसर क्या दोगे कि परखनली फर्स्ट में अधिक बुदबुदाहट होगी, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है। अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस भी क्या निकलेगी, अधिक निकलेगी, और उसी हाइड्रोजन गैस के कारण बुदबुदाहट होती है। तो परखनली 1 जिसमें प्रबल अम्ल है उसमें अधिक बुदबुदाहट होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो दूध होता है, जो फ्रेश मिल्क है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बनने के बाद इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जब दूध से, ये आप समझना कि जब दूध से क्या बनता है, दही बनता है, तो जो दूध है, दूध में जो लैक्टोज होता है, दूध में जो लैक्टोज होता है वो बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। यानी दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अब दही, जब दूध से दही बन रहा है तो अम्ल का निर्माण हो रहा है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो दूध का पीएच मान 6 था, तो जब अम्ल बना तो पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा, कम।
यानी जब दूध से दही का निर्माण होता है तो दूध का पीएच मान घटने लगता है, यानी दूध का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि जब दूध से दही का निर्माण होता है तो दूध लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण दूध का पीएच मान घट जाता है, अर्थात 6 से कम हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। यानी जो पीओपी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को है, उसको एक ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें अंदर नमी न जा सके, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला छोड़ दें तो ये वायुमंडल की नमी से क्रिया कर लेता है, और जब वायुमंडल की नमी से क्रिया करता है तो जिप्सम नामक एक कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि खुले में रख दें तो वो वायुमंडल की जो नमी है उस नमी से क्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है, जो कि एक कठोर पदार्थ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें नमी ना पहुंच सके, या आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कर एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है, इसलिए उसे आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि वह वायुमंडल की नमी से क्रिया न कर सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने क्या कहा था कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया कर आपका लवण व जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अम्ल व क्षार की परस्पर होने वाली अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके 2 उदाहरण देखो, आप कोई भी एक अम्ल ले लो, HCl प्लस कोई क्षार ले लो NaOH, क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ, पहला उदाहरण। सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं, H2SO4 एसिड को चेंज कर दो, H2SO4 की क्रिया हम किसी दूसरे क्षार से करा रहे हैं, आप NaOH की जगह KOH ले लो, ठीक है ना। तो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एक लवण बनता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O। आपने सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया की, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम अम्ल की क्रिया इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से कराते हैं तो एक लवण बनता है पोटेशियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, और जल का निर्माण होता है। ऐसी अन्य अभिक्रियाएं भी उदाहरण बताई होगी। तो ये आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है कि धावन सोडा व बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। पीछे आपको लिखाए गए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं कि धावन सोडा जो है उसका उपयोग किया जाता है अपमार्जक के निर्माण में, और दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में। तो जो सर्फ वगैरह जो बनते हैं वो अपमार्जकों के निर्माण में धावन सोडा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने में धावन सोडा का प्रयोग होता है। ऐसे बेकिंग सोडा का उपयोग पीछे बताया था कि सोडा अम्ल अग्निशामकों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें आपका बेकिंग सोडा और अम्ल भरा होता है। तो बेकिंग सोडा और अम्ल की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आग को बुझाती है। ऐसे ही दूसरा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। तो ये धावन सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। आपको पता है बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, यानी क्षारीय पदार्थ मिला रहा है। तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या क्षारीय पदार्थ मिलाता है। अब प्रश्न आता है देखो
ये कह रहा है ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, यानी वो दूध को क्षारीय क्यों बना देता है। क्षारीय इसलिए बनाता है जब दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो दूध क्षारीय हो जाता है, उसका पीएच मान 6 से बढ़ जाता है, यानी 7, 8, 6 से ऊपर हो जाता है क्योंकि क्षारीय हो जाता है। अब क्या होता है देखो, थोड़ा क्षारीय बनाने पर यानी बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध का पीएच मान 6 से अधिक हो जाता है, जिससे उसके पीएच मान को 6 से कम होने में अधिक समय लगता है, क्योंकि दूध को जब कुछ समय रख देते हैं तो दूध जम जाता है, यानी दूध बदलता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड में बदलते समय दूध का पीएच मान घटने लगता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का पीएच मान 3 होता है। तो 6 से 3 आने में, क्योंकि 6 से, अब पहले क्या हो रहा है कि 6 से कहां पर पहुंच रहा है, 3 तक, क्योंकि ये दूध का पीएच मान है लैक्टिक अम्ल का, दूध जब जम रहा है तो वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है, तो 6 से पीएच मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, यदि हम पीएच मान को बढ़ा दें, 7 कर दें, तो अब थोड़ा अधिक समय लगेगा, यानी दूध को जमने में अधिक समय लगता है। इसीलिए जो ग्वाला होता है वो दूध में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देता है। इसका आंसर क्या है देखिए, थोड़ा क्षारीय बनाने पर दूध का पीएच मान 6 से बढ़ जाता है, जिससे उसके पीएच मान को 6 से कम होने में अधिक समय लगता है और दूध जल्दी नहीं जमता है। ठीक, दूसरा इसका पार्ट है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। सेम वही क्वेश्चन है कि दूध से जब दही में परिवर्तन होता है तो दूध किसमें बदलता है, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 3। तो पहले क्या हो रहा है कि दूध का पीएच मान 6 है, यदि ताजा दूध है तो वो जमेगा तो उसका पीएच मान 6 से कितने में परिवर्तित होगा, 3 में, तो थोड़ा कम समय लगेगा ना। अब हमने क्या किया, बेकिंग सोडा मिला दिया तो दूध का पीएच मान 7 से भी ऊपर हो गया, पीएच मान बढ़ गया। तो अब इस 8 से इसको 3 आने में ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए दूध को, यानी सोडा मिला दूध जो है, बेकिंग सोडा मिला जो दूध है, उससे दही बनने में अधिक समय लगता है। यही क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा सोडा मिले दूध जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, लैक्टिक अम्ल के पीएच मान 3 तक आने में अधिक समय लगता है, इसीलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें पता है जो अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। अम्ल जैसे, सॉरी, ये जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों का वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इसको हम अम्ल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, पहले इसका आंसर बताता हूं कि अल्कोहल और जो ग्लूकोज है ये कभी भी H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, इसलिए इनको अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जबकि जो अम्ल होते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उनको अम्ल कहा जाता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इनको अम्ल नहीं कहा जाता है। अब एक क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, क्रियाकलाप क्या है देखो, हमने 3 बीकर ले रखे हैं अलग अलग, तो ग्लूकोज, अल्कोहल व नमक के हल्के अम्ल, यानी नमक में थोड़ा सा अम्ल मिला देना है, तो 3 विलयन तैयार करने हैं। ग्लूकोज को पानी में घोलना है, अल्कोहल को पानी में घोलना है और नमक में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसको पानी में घोल देना है और 3 अलग अलग बीकरों में रखना है। पहले में हमने ग्लूकोज डाल देना है, दूसरे में अल्कोहल और तीसरे में नमक का अम्लीय विलयन। एक लकड़ी के गत्ते में 2 कील लगाकर इन बीकरों में डालना है। ये आपका लकड़ी का गत्ता है, देखिए इस लकड़ी के गत्ते में 2 कील लगा दी हमने, ये 2 कील लगाकर इन बीकरों में डालना है, यानी प्रत्येक बीकर में एक लकड़ी का गत्ता और 2 कील डालनी है। इन कीलों को तार की सहायता से, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर का ये तार है, इन कीलों को तार की सहायता से एक स्विच, बटन, एक बैटरी और एक बल्ब से जोड़ देना है और स्विच को ऑन कर देना है हर बीकर में। ठीक, अब क्या होता है देखो, होता क्या है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, ग्लूकोज व अल्कोहल के बीकर का बल्ब स्विच ऑन करने पर नहीं जलता है। ना तो ग्लूकोज, जैसे हम बटन को ऑन करेंगे, ना तो पहले बीकर का बल्ब जलेगा क्योंकि पहले बीकर में ग्लूकोज है, ना ही दूसरे बीकर का बल्ब जलेगा क्योंकि उसमें अल्कोहल है, लेकिन तीसरे बीकर का बल्ब जलने लगता है। अर्थात कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है इसमें H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं हुए, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन नहीं हुआ और आपके बल्ब नहीं जले। जबकि नमक का जो अम्लीय विलयन है, क्योंकि अम्ल मिला हुआ है तो अम्ल टूटा
उसने H पॉजिटिव आयन उत्पन्न किए और उन H पॉजिटिव आयन के कारण विद्युत धारा बहने लगी और ये बल्ब आपका जलने लगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि बल्ब नहीं जला इसलिए H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं हुए। और जब H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करेंगे तो इनको अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के सारे प्रश्न आपको आज बताए गए। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।